हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल स्टडी क्लास। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, जो भी आपको अच्छा लगे, बढ़िया। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं संज्ञान अधिगम और बाल विकास का क्लास नंबर 6 है। जी हाँ, इस इकाई में हम बात करने वाले हैं, हमारा इकाई 1 संज्ञान अधिगम बाल विकास का यूनिट 1 है और उस यूनिट 1 का ये क्लास नंबर 6 है और ये हमारी आखिरी क्लास होने वाली है इस यूनिट की। जी हाँ, इस इकाई 1 की ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है जहां हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। जी हाँ, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को आज हम हल करने वाले हैं। ये इसी लेक्चर के साथ, इसी वीडियो के साथ ही हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो जितने भी लोग सेशन से देर से जुड़ रहे हैं उन सबको बता दूं एक बार फिर से कि आज की ये क्लास संज्ञान अधिगम बाल विकास की इकाई 1 की आखिरी क्लास है। इसके बाद जो है हम इकाई 2 शुरू कर देंगे। तो क्लास नंबर 6 है, यहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की बात की जाएगी। सभी लोग फटाफट सेशन से जुड़िए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग देर से जुड़ रहे हैं उनको बता दूं भाई, सबसे पहले जुड़ते ही हमारे इस स्ट्रीम को लाइक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें और प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जिन्होंने कोर्स परचेस ना किया उनको बता दूं कोर्स जरूर परचेस करें। जैसा कि पहले बताया था, कोई पहली बार देख रहा है तो इस इकाई के ब्लूप्रिंट की बात की जाए तो इकाई में कुल 10 अंक हैं भाई। टोटल अंक कितने हैं? 10। और इसके ब्लूप्रिंट की बात करें तो यहां से आता है वस्तुनिष्ठ 3 प्रश्न, यानी 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। यानी आज की क्लास जो करने जा रहे हैं उसमें से 3 ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर तो हासिल कर ही सकते हो। फिर 2 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के और 1 प्रश्न आता है 3 नंबर का। तो पहले भी हर बार ब्लूप्रिंट बता ही देता हूं, इस बार भी बता दिया है। ठीक, और जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कोर्स परचेस कर लें। ऐप डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी कोर्स परचेस करने के बाद, वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का ये सेशन। हम बात करने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। तो सबसे पहला जो हमारा है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैराथन क्लास जैसे होगी, फटाफट समझेंगे, बोलते चलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए। जो लोग देर से जुड़े हैं वो जान लें कि हमारी इकाई 1 की अंतिम क्लास है और इसके बाद इकाई 2 स्टार्ट हो जाएगी। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरू करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे कहते हैं। एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप डीएलएड की परीक्षा सॉल्व करें, उत्तर लिखना शुरू करें, तो आप सबसे पहले क्या लिखें? सबसे पहले आपको लिखना चाहिए क्या? वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ही। वैसे भी प्रश्न पत्र में सबसे पहले वही दिया जाता है, पर आपको वही लिखना भी है। कई लोग ऐसा उल्टा कर देते हैं, कई मतलब हमेशा, ज्यादातर तो लोग नहीं करते, पर कुछ लोग रहते हैं जिनको भाई दुनिया से अलग ही चलने की इच्छा होती है। ठीक है, दुनिया से अलग चलना चाहिए, इतना भी अलग नहीं चलना चाहिए कि दुनिया सही रास्ते पे जा रही है तो अलग चलना है तो गलत रास्ते पे चल ले। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सबसे पहले शुरू करना चाहिए। भले आपको उत्तर नहीं आ रहा हो तो जगह छोड़ दीजिए, बाद में सोच के लिखिएगा, पर लिखिए जरूर पहले ऑब्जेक्टिव ही। ठीक, इससे होता फायदा है कि भाई 1 अगर सही हो गया तो सीधा 1 नंबर मिल जाएगा, एकदम श्योर नंबर। पास होने के लिए ऑब्जेक्टिव बड़ा सही बात होता है, याद रखिएगा। चलिए तो बात करते हैं, सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? सीखने का प्रयास। जी हाँ, सीखने का प्रयास और भूल का सिद्धांत है ना, ये किसने दिया है? तो भाई ये किससे संबंधित है? कोहलर से, थॉर्नडाइक से, पावलोव से या स्किनर से? तो ये संबंधित हमारे थॉर्नडाइक भाई से। ठीक है, ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। थॉर्नडाइक जी ने यही सिद्धांत दिया है। बात करें आगे दूसरा, तो अभिप्रेरणा का मूल आधार क्या है? जो अभिप्रेरणा होती है उसका मूल आधार, उसका बेसिक क्या है? तो भाई अभिप्रेरणा का मूल आधार जो होता है वो अभिप्रेरक होता है। तो ये नाम ही है भाई, अभिप्रेरणा और अभिप्रेरक। तो याद रखेंगे, अभिप्रेरणा का जो मूल आधार होता है वो अभिप्रेरक ही होता है, क्योंकि बाकी चीजें उसे अभिप्रेरणा नहीं दे सकती। अभिप्रेरक चीज ही, मोटिवेशनल चीज उसे मोटिवेशन दे सकती है। ठीक है, अगला, सीखने का सिद्धांत कौन सा है? ये जो आपको यहां 4 दिख रहे हैं, इसमें से सीखने का सिद्धांत कौन सा है? पुनर्बलन सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, परिष्कार सिद्धांत, सिलगुण सिद्धांत। तो सीखने का जो सिद्धांत है वो है पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जी हाँ, ये पुनर्बलन का सिद्धांत ही सीखने का सिद्धांत है और ये दिया भी हुआ है मनोवैज्ञानिकों ने। ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत ही सीखने का सिद्धांत होता है। वैसे भी ये जो सीखना शब्द है ये पुनर्बलन शब्द से ही संबंधित है, इनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि पुनर्बलन रहेगा तो ही आप सीख पाएंगे अपनी स्मृति का, याददाश्त का इस्तेमाल करते हुए ना। तो ये चीज उससे संबंधित है, तो ये ध्यान में रखना है। सीखने का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्रिय अनुबंध का शिक्षण सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंध का शिक्षण सिद्धांत है, ये किसने दिया भाई? ये जो सक्रिय अनुबंध है ये शिक्षण सिद्धांत है, किसने दिया है ये भाई? ये बताया हमारे थॉर्नडाइक ने,
पावलोव ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने। किससे बनाया है? तो ये बताया है स्किनर जी ने, याद रखिएगा, ये स्किनर ने बताया है कि सक्रिय अनुबंध का शिक्षण सिद्धांत है। अब आपको ये ऐसे भी आ सकता है, जैसे अब देखो, कभी भी इन छोटे प्रश्नों की मदद से बड़े प्रश्न लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है, एक पढ़ा तो एक ही नंबर मिलेगा, दो पढ़ा दो, ऐसा नहीं होता। इन ऑब्जेक्टिव्स की मदद से आप बड़े बड़े प्रश्न भी हल कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं बताया कि ये सक्रिय अनुबंध का शिक्षण सिद्धांत स्किनर ने दिया है, तो आप लिख सकते हो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत जो है, शिक्षण वाला सिद्धांत स्किनर दे दिया। स्किनर मनोवैज्ञानिक ने इसके ऊपर अध्ययन किया, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऐसे करके 4-5 लाइन तो आराम से लिख लिए ना। तो याद रखिए, छोटे प्रश्न बड़े प्रश्न लिखने में मदद करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी छोटे प्रश्न से शुरुआत करनी चाहिए। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ो, फिर अति लघु उत्तरीय पढ़ो। आप देखोगे किसी भी एग्जाम में, किसी भी किताब में, कहीं भी बिल्कुल इसी तरह से पैटर्न भी दिया होता है। पहले सबसे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर, फिर 4, फिर 5, 6, ऐसे होता है हमेशा, है ना। क्योंकि छोटे प्रश्नों की सहायता से आप बड़े प्रश्न लिख सकते हो, ये सत्य है। और यही टेक्निक आपको अपनानी चाहिए पढ़ाई के लिए भी, कि आप छोटे प्रश्नों के स्टार्ट करो और बड़े प्रश्न लिख दो उससे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला, सीखने का सूझ सिद्धांत, इसको किसने प्रतिपादित किया? भाई सीखने को सूझ से सीखना, ये कोहलर जी का है। किसका है? सीधा कोहलर। ऐसा नहीं है कि क्रो एंड को ने सिद्धांत नहीं दिया, इन्होंने भी दिया सीखने का, वुडवर्थ ने भी दिया, डगलस ने भी दिया, लेकिन सबसे फेमस जो है सीखने के सूझ वाला सिद्धांत जो है वो दिया है किसने? कोहलर ने। तो याद रखो, अगर आपको कहीं से ध्यान रखना है तो सीखने का सिद्धांत पुनर्बल सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का शिक्षण सिद्धांत स्किनर, सक्रिय अनुबंध स्किनर, सूझ सिद्धांत कोहलर। ऐसे आप लिख लो, टेक्निक ऐसे ट्रिक जैसा कुछ, आप ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, इसको रटना पड़ता है थोड़ा सा। भाई कोहलर, सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया, ठीक है। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। सीखने का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पुनर्बलन से संबंधित है। इस प्रकार की कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको दिमाग में फिट करनी होगी, आपको रट लेनी होगी, वही बता रहा हूं, ठीक है। तो सीखने का सिद्धांत पुनर्बलन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का शिक्षण सिद्धांत स्किनर ने दिया हुआ है, सीखने का सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, सूझ और अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन है? भाई सूझ और अंतर्दृष्टि, इस सिद्धांत के प्रतिपादक, इस थ्योरी को देने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसको देने वाले हैं जर्मन गेस्वाल्टवादी। जी हाँ, याद रखिएगा, जर्मन गेस्वाल्टवादी। तो ये जो जर्मन गेस्वाल्टवादी है, इन्होंने सूझ और अंतर्दृष्टि का ही सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि जो भी हम सूझ है, मतलब जो भी हमारी समझ है, वो अंतर्दृष्टि की तरह होती है। अंतर्दृष्टि से मन में समझ के, सोच के ही हम क्या कर सकते हैं? आगे चीजें हल कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। ऐसा सिद्धांत जर्मन गेस्टाल्टवादी ने दिया है। गेस्टाल्टवादी याद रखना, गेस्टाल्टवादी जो है, जर्मन गेस्टाल्टवादी पूरा नाम है इनका। इन्होंने ही सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इस सिद्धांत को दिया। अगले, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संबंध वाले जो है भाई, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, इसके प्रतिपादक जो है वो कौन है? पावलोव है। कौन है? पावलोव, याद रखिएगा। इसके जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं वो पावलोव हैं। इन्होंने संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया। अब देखो, अब आपको करने का है, आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है? जहां भी आपके नोट्स हैं, जैसे भी, वहां आपको लिस्ट बनानी है। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जर्मन गेस्वाल्टवादी, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव, है ना। इस प्रकार से डैश दे देके आपको किसने क्या सिद्धांत दिया वो आपको लिख देना है। ये आपको फिर याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। इससे आप एमसीक्यूज तो हल कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आप जब कोई बड़े प्रश्न उत्तर लिखेंगे सब्जेक्टिव वाले, तो उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी उससे। क्लियर है? तो ये आप ध्यान में रखना, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, अवधान की दशाएं कौन सी है? अवधान की भाई कौन सी दशाएं हैं? तो अवधान के यहाँ 4 दशाएं दी हैं, कि सिर्फ बाहरी दशा, सिर्फ आंतरिक दशा, बाहरी और आंतरिक दोनों दशा, या इनमें से कोई नहीं, है ना। भाई अवधान जो होता है वो बाहर से भी होता है, अंदर से भी होता है। तो सिर्फ बाहरी भी गलत है, सिर्फ अंदर भी गलत है ना, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और कुछ ना कुछ तो दशा होती है ना भाई उसकी, तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो सही जवाब बाहरी तथा आंतरिक, याद रखिएगा। देखो सबसे पहली बात, आपको देखो ऑब्जेक्टिव 2 तरीके से हल करते हैं। पहला तरीका, आपको सही जवाब पता हो, दूसरा आपको गलत जवाब पता हो। तो सही जवाब तो हमको चलो मान लो नहीं पता था, तो हमको ये तो पता था कि सिर्फ बाहरी से नहीं हो सकता, सिर्फ अंदर से नहीं हो सकता, और किसी ना किसी तरीके से तो होता है। तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? बाहरी तथा आंतरिक दोनों से। समझ गए? तो इस प्रकार से भी कुछ हल करते हुए हमें आना चाहिए प्रश्नों को, ठीक है। तो ये अवधान की दशाएं बाहरी और आंतरिक दोनों होती हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ही अवधान उत्पन्न होता है। बाहरी कारक भी अवधान उत्पन्न करते हैं, अंदर के जो कारक होते हैं वो भी अवधान उत्पन्न करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ इनसे जुड़े हुए नोट टाइप के कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने, कुछ वाक्य आपको रट लेने हैं, सूझ में रखना है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक। आगे देखिए,
9वां नंबर कि भाई विषय में परिवर्तन बालकों को ध्यान केंद्रित करने का एक, जो भाई विषय में परिवर्तन होता है वो बालकों के ध्यान को केंद्रित करने का एक क्या है, उपाय है, उपागम है, क्रिया है, अनुभूति है। भाई वो एक उपाय है, ध्यान रखें क्या है, उपाय है। किसी भी विषय में परिवर्तन अगर आप करोगे, चेंज लाओगे, तो बच्चों का ध्यान उस पर जाएगा, भाई क्या बदला है, क्यों बदला है, कैसे बदला है, चलो इसको सीख के देखते हैं। तो विषय में जो परिवर्तन होता है उससे बच्चे का ध्यान केंद्रित होता है, अट्रैक्ट होता है ना, उसका अटेंशन अट्रैक्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा कि भाई जानना, अनुभव करना और इच्छा करना 3 पहलू हैं। किस चीज के पहलू है? जानना, अनुभव करना और इच्छा करना। किस चीज का? अधिगम का, प्रयास का, रुचि का, त्रुटि का, रुचि का। जी हाँ, रुचि का। भाई जिसको इंटरेस्ट होता है, जिसको रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है भाई, वही फिर क्या करता है, किसी चीज को जानने का इच्छुक होता है। आप देखेंगे ना, बच्चे जब एक उम्र में होते हैं तो उस समय बच्चों को हर एक चीज की इच्छा होती है, पापा वो क्या है, मम्मी वो क्या है, ये कैसे होता है, ये क्या है, वो क्या है। ये इस तरह की जो उत्सुकता होती है बच्चे के अंदर, ये तभी होती है जब वो कुछ जानना चाहता है, जब वो कुछ सीखता है, जब वो कुछ देखता है, जब कुछ अनुभव होता है। तो ये जो तीनों पहलू हैं जो दिए गए हैं, जानना, अनुभव और इच्छा, ये तीनों पहलू किस चीज के हैं? रुचि के पहलू हैं, इंटरेस्ट के, याद रखिएगा। अगला, रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक होती है। ये किसने लिखा? जो इंटरेस्ट होता है, जो रुचि होती है किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में किसी भी चीज की जो रुचि होती है वह भावनात्मक होती है, वह क्रियात्मक होती है, ज्ञानात्मक होती है ना। कैसी कैसी होती है? वह ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक होती है। यह कथन किस व्यक्ति का है? तो भाई ये कथन दिया भाटिया जी ने, आर एस भाटिया जी ने, ध्यान रखेंगे ना। भाटिया जी ने बताया है कि जो रुचि होती है वो ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक होती है। 3 ध्यान रखिएगा। भाटिया जी ने कहा कि रुचि जो है रचनात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक होती है, ध्यान रखेंगे। रचनात्मक भी बोल सकते, ज्ञानात्मक भी बोलते, क्रियात्मक भी बोलते, भावनात्मक भी होते। पर ये सिद्धांत, ये थ्योरी किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया? तो ये थे भाटिया। किसने? आर एस भाटिया जी ने। ठीक, तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थोड़ा और आगे बढ़ें तो अब बात करेंगे भाई हम रिक्त स्थानों की। ठीक है, जो खाली स्थान होते हैं ये भी पूछते हैं। देखो बड़ा आसान है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में से एक चुनना पड़ता है, लेकिन रिक्त स्थान में याद आना चाहिए, डायरेक्टली लिखना होता है, ये ध्यान रखें। इसमें ऑप्शंस मिलेंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं, कभी कभी ऑप्शंस देके भी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो ये हमारे ऊपर है। तो ये ध्यान में रखना है कि इसको किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से इस पर ध्यान होना चाहिए, किस प्रकार से इसके उत्तर लिखने हैं, ये हमें पता होना चाहिए ठीक से। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। सूझ और अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक, अभी जस्ट पढ़ा था, जर्मन गेस्टवाल्टवादी, है ना। सूझ और जो अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन है? तो भाई आप सीधा सीधा लिख सकते हो जर्मन गेस्टवाल्टवादी, है ना। जर्मन गेस्टाल्टवादी, जर्मन गेस्टाल्टवादी सूझ और अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक है। ठीक, ये उत्तर आप लिख पाओगे। तो सूझ और अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन है? जर्मन गेस्टाल्टवादी। दूसरा, चलो दूसरी बात करते हैं। सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किससे संबंधित है, किसने दिया है? सीख और भूल, थॉर्नडाइक। जब भी सीख और भूल की बात हो तो कौन होगा? ये थॉर्नडाइक, ध्यान रखना, ये थॉर्नडाइक का काम है। और कुछ याद रखना है, सीधा बोल देना थॉर्नडाइक। जी हाँ, सीख और भूल, ठीक है, सीख और भूल, प्रयास और भूल, ये थॉर्नडाइक ने ही दिया है। आपको पूरा एकदम याद रहना चाहिए, किसी और का नाम आना ही नहीं चाहिए। सीखने का सूझ सिद्धांत कोहलर ने दिया। सीखने का सूझ वाला जो सिद्धांत है सीखने के लिए, वो कोहलर ने दिया है। कोहलर, याद रखेंगे, किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। सीखने का सूझ का सिद्धांत कोहलर जी ने दिया है। और संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव जी है। कौन है ये? पावलोव, याद रखेंगे। पावलोव जो है वो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है। एक बार फिर से रिवाइज कि भाई रटने जैसा हो जाएगा, थोड़ा रिवाइज करने जैसा, याद करने जैसा। सूझ और अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक जर्मन गेस्टाल्टवादी हैं। सीखने का प्रयास एवं भूल का जो दिया हुआ है वो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। सीखने का सूझ का सिद्धांत हमारे कोहलर जी ने दिया हुआ है। और संबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 4 नाम आपको दिख रहे हैं, 4-5, जर्मन गेस्टाल्टवादी, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, है ना। तो 4 नाम हमको यहां दिख रहे हैं, 4 मनोवैज्ञानिक हैं। इन चारों ने अधिगम का कुछ सिद्धांत दिया है। अधिगम में जो कारक होते हैं, भूलना, समझना, सूझ, है ना, अंतर्दृष्टि वगैरह वगैरह से संबंधित कुछ टॉपिक्स दिए हैं। इन्हीं टॉपिक के ऊपर उनका नाम फिक्स है कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इन्होंने ये दिया, उन्होंने वो दिया। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ जाए। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला।
मनोवैज्ञानिक गेने ने सीखने के कुल कितने प्रकार बतलाए? 8, है ना। इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। कितने प्रकार बतला भाई? 8, ठीक है। मनोवैज्ञानिक गेने ने सीखने के 8 प्रकार बतलाए हुए, ठीक है। अधिगम के जो 8 प्रकार होते हैं ये किसने बताए हैं? ये गेने ने बताए हैं, मनोवैज्ञानिक गेने ने। सीखना वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। जो सीखना होता है वह पर्यावरण पर भी निर्भर करता है, याद रखिएगा। वंशानुक्रम यानी माता पिता से जो मिल रहा है वो तो ठीक है ही, वो तो निर्भर है ही, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। अगर आप रोड पे बैठ के सीखोगे ढंग से सीख पाओगे? नहीं। बंद कमरे में शांति, वहां सीखोगे? अच्छा सीख पाओगे। तो सीखना जो है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। अगला भाई, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति यानी कि मेमोरी, जो मेमोरी होती है, स्मृति की जगह आप चाहे तो याददाश्त भी लिख सकते हैं, याददाश्त भी लिख सकते हैं। तो जो याददाश्त होती है, जो स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है, वो क्या है? सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। अगर मुझे किस तरह से निबंध लिखते हैं, अगर मुझे ये याद है, ये मेरी स्मृति में है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने सीखा था, उसका उपयोग कर रहा हूं सीधा दूसरा निबंध लिखने में, है ना। तो याद रखिएगा, स्मृति क्या है, मेमोरी याददाश्त क्या है? यह सीखी हुई वस्तु का सीधा सीधा उपयोग है। अगला, स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई? 3। याद रखिएगा, स्मृति की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा। मतलब आप देखो ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी चीज जो आप सीखें और तुरंत भूल जाए, कुछ ऐसी चीज जो सीखे लेकिन लंबे समय बाद भूले, कुछ ऐसी चीजें जो सीख जाए तो कभी नहीं भूले, है ना। जैसे बोलना एक बार कोई सीख गया कभी नहीं भूलता, साइकिल चलाना कोई एक बार सीख गया कभी नहीं भूलता, जैसे कि रोना कोई एक बार सीख गया कभी नहीं भूलता। वैसे रोना सीखना ही नहीं पड़ता, बचपन से जब आते हैं, पैदा होते तो रोते ही रहते हैं ना। तो कहने का मतलब भी ध्यान लीजिएगा कि भाई सीखना जो है, स्मृति जो है, हमारी मेमोरी जो है, याददाश्त जो है, 3 अवस्थाओं में होती है। एक तुरंत भूल जाने वाली, एक थोड़े समय तक याद रहती है फिर भूल जाते हैं, और एक कभी ना भूलने वाली, ऐसी कुछ स्मृति रहती है। स्मृति की अवस्थाएं होती हैं, स्मृति के प्रकार होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो यहां पर सिर्फ इतना पूछेगा कि स्मृति की अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाएं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सीखने का कोई उद्देश्य होता है। सीखने का क्या होता है? उद्देश्य। आप डीएलएड पढ़ रहे हो, क्यों? ऐसे ही बिना मर्जी के नहीं, कुछ उद्देश्य है आपका, कुछ तो करना है आपको, टीचर बनना है, पैसा कमाना है, या कुछ और नहीं आता इसलिए डीएलएड में आ गया, ऐसा भी कुछ बहुत सा भाई रहता है आपका अपना, सबका अपना अपना मकसद होता है। तो सीखने का कोई क्या है? उद्देश्य होता है। कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ। किसी को सपना पूरा करना कि टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, समाज सुधारना है, ज्ञान देना है, कुछ भी ऐसा होगा, पढ़ाने में मजा आता है, तो कोई ये चीजें, ठीक है। तो याद रखिएगा, सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई कारण होता है। पीछे उद्देश्य की जगह कारण भी लिख सकते हैं आप, कोई गलत नहीं मिलेगा, वो भी सही मिल जाएगा। प्रभाव के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया का या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। प्रभाव के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी भी अनुक्रिया यानी किसी भी टॉपिक को, किसी भी कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर ही सीखता है। जैसे मान लो मुझे कोई काम करना है, तो उस काम का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे मेरा क्या फायदा होगा क्या नहीं, उस बेसिस पे ही मैं सीखूंगा। क्यों? अगर किसी काम को करने से मेरा फायदा ही नहीं है तो मैं इस काम को सीखने की कोशिश भी नहीं करूंगा। पर अगर किसी काम को करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है तो मुझे पक्का सीखने की कोशिश करूंगा और सीखूंगा ही, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है। तो प्रभाव के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर ही सीखता है। अगर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा, ज्यादा नहीं पड़ रहा, तो उसको जल्दी सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। तो ये हो गया। चलो, तो ये हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो गए, रिक्त स्थान हो गए, ठीक। इनमें से ही आपको 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है वो लोग कोर्स जरूर परचेस करें, ध्यान रखें। ये हमारा संज्ञान अधिगम बाल विकास का इकाई 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी, कल जो वीडियो आने वाली है, उसमें हम इकाई 2 स्टार्ट करेंगे। इकाई 2 जो होगा वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके नोट्स वगैरह सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे ऐप पर, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, तो संपूर्ण कोर्स अभी तक जिन्होंने परचेस नहीं भी किया, भाई कोर्स परचेस कर लेना, ठीक है। अगर कर लिया है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, नए नए नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं, सब मिल रहा है आपको। वहां पर आपको 2022 के 2023 के PYQ यानी जो रियल क्वेश्चन पेपर आया था वो क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया, डायरेक्टली देख सकते हो प्रश्न पत्र कैसा आता है, हल कर सकते हो, PYQ समझ सकते हो, अंदाजा लग जाएगा, ठीक। आपको हमारे कोर्स में नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स परचेस कर लेना है। इस व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक। कोर्स परचेस करेंगे, इन्फॉर्मेशन, ऐप की इन्फॉर्मेशन सब वहीं मिलेगी। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं, मैसेज। सबके जवाब नहीं दे पाऊंगा कॉल की, इसलिए मैसेज करें।
और जो लोग पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें डीएलएड के एग्जाम की, तो डीएलएड के एग्जाम की डेट अभी नहीं डिसाइड की जा सकती, क्योंकि अभी जब तक एग्जाम फॉर्म की डेट खत्म नहीं हो जाती तो एग्जाम फॉर्म की डेट और कितनी आगे बढ़ेगी कितनी नहीं ये भी डिसाइड करना होता है, ये भी एमपी बोर्ड डिसाइड करता है। तो एग्जाम की डेट कितनी आगे बढ़ रही है इस बात पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो उसके बाद पता चलेगा। तो एग्जाम जो कई लोग बोल रहे हैं कि अप्रैल में होगी, तो पॉसिबल नहीं, अप्रैल में एग्जाम हो ही नहीं सकती। एग्जाम फॉर्म के 45 दिन बाद ही होता है ऐसा। तो एग्जाम फॉर्म अभी आया है, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ, तो 45 दिन बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि एग्जाम कब है, ठीक है। तो याद रखिएगा मई जून के पहले परीक्षा संभव नहीं है किसी भी हालात में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे भी अप्रैल में ही तो चुनाव है, तो अप्रैल में परीक्षा हो नहीं सकती, तो चुनाव के बाद ही परीक्षा होगी। अब मई में रिजल्ट है 22 या 29 में ऐसा कुछ, तो मई में ही परीक्षा हो सकती है, जून में परीक्षा हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मई में तो मुश्किल ही है, जून ही जाएगा, जून जुलाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर पहली बार और भी आए हैं, वीडियोस नहीं देखे हैं, तो भाई प्लेलिस्ट चेक करो, द्वितीय वर्ष के और भी विषय के ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। डीएलएड की जानकारी से एक प्लेलिस्ट बनाया है, डीएलएड की जानकारी, उसमें कई सारे टॉपिक्स बताए हैं। क्यों आपको नोट्स से पढ़ना चाहिए, क्यों आपको किसी सीरीज या किताब से नहीं पढ़ना चाहिए, बताया हुआ है, ठीक है। चलिए डीएलएड की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी वीडियो बनाई है, देख सकते हैं, आई बटन पे शो भी रही होगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।